हेलो गाइस, अगर आपने इसके बाकी चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 6 की शुरुआत उसी सीन से शुरू होती है जहां पर चैप्टर 5 का एंड हुआ था और काकेरू उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा था, जो देखकर वो पर्सन कहता है, हे न्यू कमर, क्या तुमको लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो? ये कहता ही उसने बॉल पास कर दी। दूसरी तरफ काकेरू घसीटता हुआ आगे की ओर चला गया, पर वो बॉल घूम फिर के माको के पास ही आ जाती है। साथ ही साथ माको कहता है उन न्यू कमर के लिए वह पास इम्पॉसिबल है और वो अभी खुशी हो रहा था। तभी काकेरू उसका रास्ता रोकने के साथ कहता है यह अभी तक खत्म नहीं हुआ, जबकि माँ को कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि काकेरू तो उस तरफ था, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया? क्या उसने पहले ही सेंस कर लिया था कि बॉल कहाँ होगी? क्या वह स्ट्रेट भाग रहा था और वो ये सोचते हुए काकेरू को बॉल छीनने से भी रोक रहा था। तभी वो एक मौका पाकर माँ को बॉल को गोल में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन होरिकावा ऐसा होने नहीं देता। इस मंजर को देखकर काकेरू अपने मन में बोला, अमेजिंग माको सान और होरिकावा सान, भाई इस टीम में आकर मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इसी के साथ इवाकी सीटी बजाते हुए कहता है यह पहला हाफ है, यह हाफ टाइम है, जिसके बाद वो सारे आराम करने लगे। तभी मिशिमा काकेरू को पानी की बोतल देने के साथ कहती है, क्या तुम जिंदा हो काकेरू? लेकिन तुम्हारी लेग मसल ट्विचिंग हो रही है। जिसके बाद वो उसको गुली गुली करने लगी। साथ ही साथ हम वहाँ पर अकारी को भी देखते हैं। तभी उसके पास माँ को आते के साथ कहता है, तुम क्या देख रहे हो? जिस बात पर अकारी हकलाते हुए बोलता है, मैं उस लड़की का स्विम सूट देख रहा हूँ। जो सुनकर माँ को बताता है, उस काकेरू ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर लिया है ना? वह सुगुरु आइजावा का भाई है। मुझे इस बारे में आश्चर्य है, और तुम क्या सोचते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकारी का कहना है, मिडिल स्कूल लेवल का, वैसे भी वह हाई स्कूल में कम्पीट नहीं कर सकता। जिसका जवाब देते हुए माँ को कहता है, बहुत स्ट्रेट हो, मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल है। जिस बात पर अकारी बताता है उसमें एक परेशान करने वाली कमजोरी है, लेकिन पेनल्टी एरिया में उसका इंट्यूशन वैल्यूएबल है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम प्रैक्टिस करके हासिल कर सकते हो। वो एक जीनियस पर्सन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माँ को बोला, एक अधूरा जीनियस, सिर्फ तुम्हारे जैसा। फिर अकारी वहाँ से जाने लगा, पर माँ को उसे रोकने के साथ अपनी टीम में फिर से ज्वाइन करने को कहता है, क्योंकि सुगुरु तुम में और बाकी सभी के दिल में बसता है और हम अकारी के बिना अधूरे हैं। लेकिन एक टीम के रूप में एक दूसरे की कमजोरियों को कवर करने के काबिल होना सोकर की यही समरी है। उसकी इस बात पर अकारी बताता है, मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ, अब मैं वापस आने का इरादा नहीं रखता। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद माँ को बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? और तुम हमेशा सोकर के जूते क्यों पहनते हो? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुमने कहा था कि तुम हमेशा सोकर के जूते पहनते हो। तुमने कहा था कि तुम मैच के लिए सिर्फ स्टड बदलते हो। फिर हमें पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं, जहाँ पर कुरेबयाशी काकेरू से पूछ रहा था, क्या तुम हर समय अपने सोकर के जूते पहनते हो? जिस पर काकेरू बताता है, हाँ मैं हमेशा सोकर के जूते पहनता हूँ, इसलिए ये टूट गए हैं। मैं सिर्फ मैच के लिए स्टड बदलता हूँ। यही बात सोचकर माँ को कहता है, एक बंदा जो तुम्हारी ही तरह बात करता है और वह ज्वाइन हो गया, इसलिए अब वापस आ जाओ रयूची अराकी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर काकेरू के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर काकेरू अपने भाई की डायरी को लेने के साथ कहता है, मेरा भाई अराकी सान को तुच्छ समझता है। इसी के साथ हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर सुगुरु अराकी से कह रहा था, क्या फन क्लब? जिस पर अराकी बताता है, हाँ मुझे इस दिलचस्प पर्सन इवाकी द्वारा ज्वाइन किया गया है, हालांकि हम अभी भी प्लेयर्स की तलाश में हैं। अराकी की ऐसी बातों को सुनकर सुगुरु कहता है, क्या तुम सोकर को कम आंकते हो? एक टीम के लिए राजा की तरह खेलने से तुमको क्या मिलेगा, जो तुमको असली मैच भी खेलने नहीं देता? सुगुरु की ऐसी बातों को सुनकर अराकी को गुस्सा आ गया था, पर सुगुरु बताता है, मैं निराश था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है, वह एक नंगा राजा है। ये पढ़ने के बाद काकेरू कहा, उसने गलत समझा। अराकी सेनपाई ने मनोरंजन के लिए खेलने वाली एफसी टीम में शामिल होने का फैसला इसलिए नहीं किया कि वह स्वार्थी था, लेकिन क्योंकि उसे विश्वास था कि वह कर सकता है। उस टीम के साथ अपना सोकर खेलो। साथ ही साथ वो अराकी की बातों को भी याद करता है। सोकर छोड़ने के बारे में सोचने का मेन रीजन तुम्हारा भाई था। ये सब याद करने के बाद काकेरू कहा, ये सब गलत है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ आ गया था। क्लास में मिशिमा बताती है, वैसे कोटाकुन तुम्हारे एससी टेस्ट कैसा रहा? जिस बात का जवाब देते हुए कोटा बताता है, मैं बड़े मुश्किल से किसी तरह पास हुआ, लेकिन जब मैंने उनको प्रैक्टिस करता देखा तो मैं घबरा गया। उनके पास एक अनबिलीवेबल टीम है। उसी वक्त वहाँ पर ओडा आते के साथ कोटा से कहता है, प्रैक्टिस मैच का डिसीजन ले लिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम खेलोगे।
लेकिन स्कूल के बाद अपने यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में मिलना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर कोटा एग्री था। फिर वो वहाँ से जाने लगा, पर वो रुकते हुए बोला, तुम आइजावा काकेरू हो, है ना? अगर तुम चाहो तो हमारा प्रैक्टिस मैच देखने आ सकते हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिशिमा कहती है, आखिरकार वो था कौन? जिस पर कोटा बताता है, सेकंड ईयर से रयुमा ओडा-सान, वह एससी के लिए 10 नंबर की जर्सी पहनता है। जिसके बाद हम एससी के प्रैक्टिस मैच की तरफ आते हैं, जहाँ पर काकेरू उनके मैच को देखकर कह रहा था, पहले हाफ के 20 मिनट बीत चुके हैं, अब वो बराबरी पर हैं। दूसरी तरफ अकारी उनको बताता है, क्या किसी जीनियस बंदे के भाई को ऐसा ही लगता है? अकारी को अपने पीछे बैठा देखकर काकेरू हैरान हो जाता है, पर वो उससे कहा, तो तुम रिप्रेजेंटेटिव के बारे में चिंतित हो? तभी मिशिमा बताती है, तुम्हें इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, वापस टीम में आ जाओ। मिशिमा की ऐसी बातों को सुनकर अकारी बताता है, तुम चाहती हो कि मैं 3 साल तक बीच पर सोकर खेलूं, एक ऐसी टीम के साथ जो मैचों में कम्पीट भी नहीं कर सकती। पिछले साल मैच के दौरान यह मेरे दिमाग में गहराई से बैठ गई, बिल्कुल तरह। फिर यहाँ सीन एससी की तरफ आता है, जहाँ पर 14 नंबर बॉल को अपने सिर से मारता है, जिसकी वजह से वो सेकंड प्लेयर के पास चली जाती है और 6 नंबर फिर से 14 नंबर को बॉल पास कर देता है और इसी के साथ 14 नंबर ने गोल कर दिया। जिसके बाद अकारी बताता है, एससी की स्ट्रेटेजी हमेशा एक जैसी होती है, यह आसान है, लेकिन जब इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो यह इफेक्टिव हो जाता है। जिसने गोल किया वह न्यू कमर मिचिरो ताकाशी था। उसकी हाइट 190 सेंटीमीटर है। दूसरे शब्दों में एससी का सोकर इसमें फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग प्लेयर का इस्तेमाल शामिल है। उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक वह जिन वेपन के साथ पैदा हुए वह कितने खतरनाक है, लेकिन वे अपनी नॉर्मल स्ट्रेटेजी से कभी नहीं थकते। उनकी तुलना में हमने जिन्होंने लंबी चौड़ी टेक्निक के साथ हमला करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक वैसे ही जैसे अब काइहीन टीम है। काइहीन टीम वह है जो एससी के साथ प्रैक्टिस मैच कर रही है। तभी अकारी बताता है, सेकंड हाफ और भी ज्यादा दुखद था, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से कवर कर लिया और जब हम घबरा गए, अपना डिफेंस कम कर दिया, तो वह एक अनोदर पॉइंट के साथ जवाब देने लगे। हम भी एक सर्कल में फंस गए थे, ठीक वैसे ही जैसे काहीन फंस गया है। सर्कल में एक डिफेंड ही बेस्ट ऑफेंस है और हम 4-1 से हार गए, जैसा कि सुगरू ने कहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काकेरू कहता है, वह पॉइंट किसने हासिल किया? यह 4-1 था, है ना? तो वह 1 पॉइंट किसने हासिल किया? जिस पर अकारी बताता है, मैच खत्म होने से पहले मैंने एक गोल कर दिया था। जो सुनकर काकेरू पूछता है, तुमने उस समय तक हार नहीं मानी थी, गेम के आखिरी तक क्या तुम स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? फिर अब क्या हुआ? उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकारी भड़कते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं क्या जो बोल रहे हो? मैंने कितनी मेहनत से देखा, मैं उनकी डिफेंस लाइन को पेनिट्रेट करने का कोई रास्ता नहीं खोज सका। तभी काकेरू बोला, अगर तुमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो खुद बनाओ, चलो इसे मिलकर बनाते हैं। एक ऐसा रास्ता जो ऊपर ले जाएगा, एक पल में हम मिलकर उनकी आयरन वॉल डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकारी को अपने पास्ट की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उसने कहा था, ऐसा अक्सर नहीं होता कि मुझे एक ऐसा रास्ता जो काफी अच्छा लगता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुगरू बोला, हाँ तुम खास हो, लेकिन इससे भी बेहतर पासेस के बारे में मैं जानता हूँ। एक ऐसा रास्ता जो तुमको खुद नहीं मिलता, लेकिन तुम किसी और के साथ बनाते हो। ये सब याद करने के बाद अकारी कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगा। उसको जाता देखकर काकेरू कहता है, मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियसली से नेशनल टूर्नामेंट जीतने का एम बना रहा हूँ। पर अकारी उसका जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिशिमा काकेरू को बताती है, कोई बात नहीं, कम से कम तुम मुझसे बात तो कर पाए, पर तुम्हारी फीलिंग बेकार हो गई। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि अब वो क्या करना चाहता है। काकेरू, तुम्हें नहीं लगता? फिर हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं और आज ही के दिन उनका मैच होने वाला है। जिसके बाद यहाँ सीन ग्राउंड की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो मैच से पहले वार्म अप कर रहे थे। तभी जुनपई एससी की टीम को देखकर कहता है, वह लोग हमेशा की तरह विशाल हैं। तभी वो उन दोनों से पूछता है, तुम लोग ठीक हो? उनके नीचे से माँ को बोला, वर्कआउट को ज्यादा मत करो और करते समय खुद को चोट मत पहुँचा लेना। बाकी टीमों के मुकाबले हमारे पास मुश्किल से बस 11 ही प्लेयर हैं। उसी वक्त काकेरू कहता है, अकारी-सान, आखिरकार
बार नहीं आए, जो सुनकर माँ को भी खामोश हो गया था। पर वो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए माँ को उन दोनों को गले लगाने के साथ कहता कि इससे भी जरूरी बात यह है कि हमें अपने सामने मौजूद मैच पर फोकस करना चाहिए। चलो उन्हें दिखाए कि एफसी किस चीज से बना है। दूसरी तरफ इवाकी कोंडो कोच से कह रहा था, प्लीज मुझे इस साल फिर से आपसे सीखने का अवसर प्रदान करे। जिस बात पर कोच बताते हैं, लगता है सचमुच तुम्हारा यही इरादा है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो मेरी प्लानिंग को नाकाम करने के लिए। इवाकी भी उनकी इस बात पर एग्री था। उसको एग्री करता देखकर कोच कहने लगते हैं, हमारे हारने की पॉसिबिलिटी 10,000 में से 1 से भी कम है। हम ऐसा करने की परमिशन भी नहीं दे सकते। ये कहने के बाद कोच वहाँ से चले जाते हैं, पर इवाकी निराश लग रहा था। इसके बाद हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। दूसरी तरफ एससी और एफसी की ऑडियंस उनको चेयर करने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी और वहाँ पर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, ये साल का फिर से वही समय है जब हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी और रिप्रेजेंट करने का अधिकार किसको हासिल होगा। एलोनशिमा ब्रॉडकास्ट क्लब, ये मैच कौन जीतेगा? इस मैच की कवरिंग मैं करने वाला हूँ, एलोनशिमा ब्रॉडकास्टर इचिरो यामानाशी। उसके साइड में वो लड़की अपना नाम मोमोका फुकुशिमा बताती है और वो आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही इचिरो कहने लगा, चलो प्लेयर का परिचय करना शुरू करे और एससी से इसकी शुरुआत होगी। पर परिचय मोमोका देगी। गोलकीपर शिंतारो टोडो, लास्ट साइड से डिफेंस पर केंजी फुडो, कायोजू और नंबर 3 शिगेरू ताकामोरा, डिफेंसिव मिडफील्डर पर सूजी साकामोटा, रयुमा ओडा, लास्ट ओर से ऑफेंसिव मिडफील्डर काजुमा नाकामुरा, बीच में यूजी सावामुरा और साइड में कोजी याकुमो, लास्ट में केन्यो कुडो और मिचिरो ताकाशे। जिसके बाद योचिरो बताता है, हमें इन 4 खिलाड़ियों पर नजर रखनी होगी। सेकंड ईयर का नंबर 10 और टीम की आनमान सान ओडा, और ये 190 सेंटीमीटर लंबा पावरफुल हेडर सजा हुआ जो उस हाइट के साथ आता है विशाल फॉरवर्ड सेकंड ईयर से ताकाशे। यहाँ तक कि टीम में फिजिकली रूप से सबसे स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली डिफेंडर सेकंड ईयर से कायोजी, आखिर में टीम का कंडक्टर कप्तान सेकंड ईयर से सवामुरा। अब अपोजिंग एफसी की शुरुआती लाइनअप है, गोलकीपर होरिकावा, डिफेंसिव में लास्ट साइड से शिंजी मिकामी, कुरेबयाशी, यूताका निशिगुरी, डिफेंसिव मिडफील्डर मनाबू शकुराई, योकीजो सामा, दूसरी लाइन में माकोतो हायोदो, केंजी एडो, काओरू मोतोबा, आखिर में टॉप 2 पोजीशन पर जुनपेई हिनो और काकेरू वाइजावा। इस टीम में ध्यान देने योग्य प्लेयर हैं। रुको, क्या वहाँ पर कोई नहीं है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एफसी टीम हैरान हो जाती है। तभी माँ को कहता है, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम ये मैच जीत गए तो हमारा रोल बदल दिया जाएगा। इसी के साथ योचिरो बोला, अब शुरुआत का समय आ गया है। यहाँ तक कि उनका मैच शुरू हो चुका था, पर काकेरू अपने मन में कहता है, ये काफी बुरा है कि अकारी सान यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर हम जीत गए तो मुझे यकीन है कि वह वापस आ जाएंगे। इस लिहाज से भी मैं ये मैच हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। तभी इचिरो कहता है, एफसी ने अटैक की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उसका जर्सी नंबर 9 है, आइजावा आगे की ओर जा रहा है। दूसरी तरफ ओडा अपने साथियों से कहता है, उनके नंबर 9 को आगे बढ़ने का मौका मत दो और उनको किनारे पर रखो। उसकी ये बात सुनकर नंबर 5 और नंबर 4 उसको रोकने के लिए जाने लगे, पर काकेरू अपनी चालाकी दिखाते हुए वहाँ से भाग रहा था। दूसरी तरफ माको के पास बॉल थी, जिसको नंबर 11 रोकने के साथ कहता है, तुम मिडफील्डर हो है ना? क्या कारी कभी वापस नहीं आएगा? जिसका जवाब देते हुए माको बताता है, सवामुरा तुम इसकी चिंता मत करो, उसके बिना भी हमारी ताकत और पिछले साल के कंपेयर में हम एक अलग ही लेवल पर हैं। ये कहते ही उसने काकेरू की तरफ बॉल पास कर दी, जो देखकर वो प्लेयर फूडो से कहता है, जल्दी से पास का रास्ता ब्लॉक करो। लेकिन वो बॉल काकेरू को मिलते हुए कावोरू को मिल जाती है। साथ ही साथ उसने तुरंत जुनपोई को पास कर दी। वहाँ से सीन को देखकर इचिरो बोलता है, हो, और आगे नंबर 11 जिसके पास बॉल है वो बॉल लेकर आगे भाग रहा है। तभी मिशिमा उनको सपोर्ट करने के साथ इवाकी को बताती है, यह वैसा ही है जैसे हमने प्रैक्टिस किया था। ये बात सुनकर इवाकी कहता कि हाँ, काकेरू को डिफेंस में लाना उसकी ओर चालाकी से कदम बढ़ाते हुए, जबकि जुनपेई अब हल्के से डिफेंड कर रहा है। हालांकि प्रॉब्लम अभी भी आगे है। विशाल मिचिरो ताकाशे कोन को छोड़कर टॉप 9 प्लेयर को ग्राउंड में अपनी फील्ड में वापस बुला लिया जाता है। यहाँ तक कि इस तंग ढांचे को तोड़ना आसान नहीं होगा। काश हमारे पास लेफ्ट साइड और खेलने के लिए एक और ऑफेंसिव हैंड होता। हम अंदर से अपने फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग जुनपेई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मिशिमा का कहना है, हाँ ये सच है। जिस पर इवाकी बताता है, हाँ किसी भी हालत में यह हमारा मौका है, ग्राउंड की तरफ जुनपेई। दूसरी तरफ
सावामुरा अपने मन में कहता है, जो है सामने रखो, अगर तुमको लगता है कि तुम इस लोहे की दीवार को तोड़ सकते हो तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तभी माको आते के साथ बॉल को थ्रो कर देता है, जो देखकर इचिरो माइक के साथ बोला, एफसी का माकातो डिफेंस के सिर के ऊपर से दूरी की ओर क्रॉस का एम रखता है, लेकिन उसको हासिल करने वाला कोई नहीं। रुको, एक खिलाड़ी है, वो है आइजावा काकेरू, जो देखकर वहाँ के सारे काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ के इस सीन को देखकर कोच कहे, घबराओ नहीं, बस उन्हें एक लक्की पास मिला है, तुम लोग बस फॉर्मेशन में रहो। कोच की ऐसी बातों को सुनकर इवाकी अपने मन में बताता है, वह लक्की नहीं था, माँ को काफी अच्छी तरीके से जानता था, वह काकेरू का नेचुरल इंटुइशन है, वो लोग उसे गोल की ओर खींच लेंगे, जाओ काकेरू। उसी बीच कोटा भी काकेरू को सपोर्ट करने लगा, ए काकेरू तू ऐसा कर सकता है, जो देखकर एससी के सारे प्लेयर उसको घूरने लगे। दूसरी तरफ काकेरू को वो बॉल मिलने ही वाली थी, पर 2 नंबर आते के साथ उस बॉल को दूसरी तरफ कर देता है। ये देखकर इचिरो कहा, अरे वहाँ देखो क्या अमेजिंग छलांग है, नंबर 2 कायोजू बॉल को किसी के हत्थे नहीं लगने देगा। इससे पहले कि वो हासिल कर पाता, पर नंबर 2 ने उसे वहीं रोक दिया। तभी कावोजू काकेरू से कहता है, अहंकारी मत बनो न्यू कमर। जो सुनकर काकेरू अपने मन में बोला, और मुझे लगा कि मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ, और वो बॉल ओडा को मिल जाती है। ओडा के पास बॉल देखकर इवाकी परेशान लग रहा था। तभी ओडा बॉल को दूसरी तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर इचिरो कहने लगा, ओडा ने बॉल को क्लियर किया, रुको नहीं, ये तकाशे के लिए लॉन्ग पास है। ये देखकर माँ को परेशान हो जाता है, साथ ही साथ वो बोला, अरे नहीं, सब लोग वापस जाओ। वहाँ के इस मंजर को देखकर वो पर्सन कहता है, इतनी दूरी से भी वह प्रोटेक्ट करने के काबिल है, तकाशे की चाल और उसका सटीक पास। जबकि कोच अपने मन में बताते हैं, ओडा टीम का मेन प्लेयर है, उनकी सटीक लंबी फीट के बिना हमारी स्ट्रेटेजी सफल नहीं हो पाती। यहाँ तक कि माँ को उनकी तरफ भागते हुए कहता है, उसे खुला मत छोड़ो, उसे रोको काकेरू। जिस पर एग्री करने के साथ काकेरू और सिंजी एक साथ छलांग लगाते हैं, लेकिन मिचिरो की हाइट उनसे कहीं ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो बॉल सीधे जाकर 6 नंबर को मिल गई। जबकि मिचिरो उनकी बेइज्जती करने के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुरेबयाशी भड़कते हुए कहता है, क्या तुम सोचते हो कि लंबा होना ही सब कुछ है? जबकि 6 नंबर बॉल को किक कर देता है, जो देखकर कुरेबयाशी काफी गुस्से में उसे वो बॉल हासिल होने नहीं देना चाहता था, पर वो बॉल उसके लिए थी ही नहीं। जो देखकर माँ को परेशान होकर बोला, वह चाह रहा था, अरे नहीं, 9 नंबर को मार्क करो, लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि इस गंजे ने बॉल की तरफ बॉल किक कर दी। इस सीन को देखकर इचिरो जोर से बोला, कोडो ने शूट कर दिया। जो देखकर गोलकीपर होरिकावा गोता लगाता है और उसने बॉल को हिट कर दी, लेकिन यह अभी भी बॉल गोल की तरफ बढ़ रही है, पर काकेरू आते के साथ बॉल को क्लियर कर देता है। ये क्या हो गया? आइजावा काकेरू कुछ इनसे बॉल को बचाने में कामयाब रहा। ये देखकर एफसी की टीम में जान आती है। दूसरी तरफ मिचिरो काफी ज्यादा हैरान था कि वो इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गया। तभी ओडा वहाँ पर आते के साथ मिचिरो से कहता है, एक्साइटेड मत हो, हम अभी भी सीरियस नहीं हैं। उसी वक्त मोमोका बताती है, हाफ टाइम में 20 मिनट बचे हैं। उसकी साइड में इचिरो बोला, रुको, ये जवाबी हमले के साथ वापस आ रहे हैं। पर उसे रोकने के लिए जुनपेई आगे आता है, लेकिन मिचिरो अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए बॉल को गोल की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन होरिकावा इस बार को बॉल को रोकने में कामयाब रहा। तभी काकेरू आते के साथ बॉल को क्लियर कर देता है, जो देखकर इचिरो कहा, काकेरू आइजावा वापस लौटता है। हालांकि दोनों फॉरवर्ड को डिफेंस में रखा गया था, यहाँ तक कि एफसी थका हुआ दिखने लगा है, यह तो एक तरफा है। जिस पर मोमोका समझाती है, ऐसा लगता है कि रयूची अराकी के ना होने की वजह से टीम को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल टॉप प्लेयर रयूची अराकी का जर्सी नंबर 10 था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इवाकी कहता है, यह सोचना कि अराकी के ना होने की वजह से टीम में इतना बड़ा गैप रह जाएगा। जिस पर मिशिमा बताती है, कोच क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? जिस बात का जवाब देते हुए इवाकी का कहना है, खैर हमारे पास 1 या 2 और स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते तो हम शायद कोई जरूरी सॉल्यूशन निकालने के काबिल हो पाते। जबकि माको अपने साथियों से कहता है, अपना निशान मत खोना काकेरू और काओरू। जिस पर एग्री करने के साथ काकेरू अपने मन में कहता है, ऊंचाई में चाहे कितना भी डिफरेंस हो, पर्याप्त सख्त निशान के साथ मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ। जैसे ही हम वहाँ से निकलेंगे, हम जवाबी हमला तुरंत कर देंगे। हमें किसी भी तरह कम से कम 1 पॉइंट हासिल तो करना ही होगा। जिसके बाद कोडा एक
और लोग पास करता है, जो देखकर सवामुरा तुरंत उस बॉल के पास जाकर उसको हासिल कर लेता है। यहाँ तक कि एक शानदार किक करने के साथ गोल कर देता है और वो बॉल इतना तेज था कि होरिकावा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी ये क्या हुआ, जबकि इचिरो चिल्लाते हुए कहता है गोल। पहले हाफ में 28 मिनट बीतने के बाद आखिर बंधन टूट गया। दूसरी तरफ वो लंबे बाल वाला एक खतरनाक प्लेयर है जो उनके मैच को देखकर कह रहा था, एक वही जो तुम मेस्सी से उम्मीद करते हो, आखिरकार वो एक फन के लिए खेलने वाली टीम के खिलाफ है। मैच में काकिरू मार्को से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने अपने मार्क को जाने दिया। काकिरू की ऐसी बातों को सुनकर मार्को उसको समझाने लगा, इसकी चिंता मत करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, चलो मैच में वापसी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन काकिरू खुद को ही कोस रहा था। उसकी ऐसी हालत को देखकर कोटा मिशिमा उसके लिए फिक्र कर रहे थे, जिसकी बात इचिरो बताता है। पहले हाफ में कुछ मिनट बचे हैं, एससी पहले ही एफसी से पीछे ढकेला जा चुका है और उन्होंने अपना डिफेंस पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ग्राउंड में जुनपेई ने काकेरू की तरफ बॉल पास कर दी, साथ ही साथ वो उससे कहता है काकेरू होल्ड मत करना, जिस पर काकेरू एग्री था, जबकि कावरू बॉल पास करने को कह रहा था। पर काकेरू उस बंदे की तरफ देखने के साथ अपने मन में बोला, तुम्हारा पॉइंट मेरी ही गलती है, मुझे किसी भी तरह से उसे वापस पाना होगा। ये कहने के बाद काकेरू ड्रिल करते हुए उस बंदे को चकमा देने के साथ आगे जाने लगा, लेकिन वो अपने सामने ओडा को देखकर कहता है, अगर ओडा सान से आगे मैं निकल गया तो मैं पेनल्टी एरिया तक पहुंच जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से स्कोर बराबर कर सकता हूं। जबकि ओडा उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपने मन में बोला, तुम मुझसे आगे निकलोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसका ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि काकेरू इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उससे आगे नहीं निकल पाया। अब काकेरू अपनी टीम को जिताने के लिए क्या करता है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, और जो लंबे बाल वाला प्लेयर है वो एफसी के लिए कुछ खतरनाक करेगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दो कि कौन नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।